Hello everyone, I welcome you on the study channel Lights Institute of Studies. जैसा कि आप सभी को मालूम ही है कि हमने एक शुरू किया था इनिशिएटिव इकोनॉमी मॉक टेस्ट का, जिसमें हम डेली इकोनॉमी के 20 क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं और साथ में मैं आपको थोड़ी थ्योरी भी बताता हूँ जो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट हो सकती है आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए जहाँ पर भी इकोनॉमी पूछी जाती है, स्पेसिफिकली इंडियन इकोनॉमी। तो आज की क्लास है क्लास नंबर 2 और जो ये हमारी सीरीज है ये सभी तरह के एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है, आप इसे देख सकते हो, इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच बुक वॉज रिटन बाय एडम स्मिथ। ठीक है, एडम स्मिथ ने इसमें से कौन सी बुक लिखी थी। फैक्चुअल है, कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन ये नहीं है। मैंने इस सीरीज में कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी लाए हैं। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है इकोनॉमी को लेकर तो आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएंगे, बट अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन आपको याद ही करना पड़ेगा। तो एडम स्मिथ ने लिखी है हमारी वेल्थ ऑफ द नेशन किताब लिखी है, ठीक है। तो इसका सही जो आंसर है वो है हमारा ए है, ठीक है। ओके, तो इट इज अ वेल्थ ऑफ द नेशन, ठीक है। एडम स्मिथ को क्या बोलते हैं, और ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ द मॉडर्न इकोनॉमिक्स। ओके, आपने ये भी याद रखना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। रेपो रेट मींस, ओके, रेपो रेट क्या होता है आपने पढ़ा होगा। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, अगर आपने इकोनॉमी अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको रेपो रेट मालूम होगा, क्योंकि बहुत कॉमन सी बात है रेपो रेट। तो रेपो रेट होता है द रेट ऑन विच द बैंक, बेसिकली द सेंट्रल बैंक लैंड मनी टू द बैंक्स, टू द अदर बैंक्स। मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था। तो क्या है इसका आंसर, रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू बैंक्स। ओके, तो इसका आंसर है बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 3, विच सेक्टर इज फास्टेस्ट ग्रोइंग इन इंडिया। ये क्वेश्चन भी पिछले जो मॉक टेस्ट था 20 क्वेश्चन का, उसमें भी मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में बताया था कि जो इंडिया में कौन सा सेक्टर बहुत ज्यादा अच्छे से, मतलब बहुत ज्यादा फास्ट जो है ग्रो कर रहा है। तो वो था हमारा, कौन सा था, दैट वॉज सर्विस सेक्टर, ठीक है, सर्विस सेक्टर, ऑप्शन नंबर बी। मैंने इसमें कोई भी आंसर नहीं जोड़े हैं, कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं जोड़ी है इस पीपीटी में। तो आपने क्या करना है ना, नोटबुक ले लेनी है, पेन ले लेना है और लिखना लिखना है, नोट्स बनाने, प्रॉपर नोट्स। क्यों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पक्के ही बनेंगे, बहुत एक्सपेक्टेड है यहाँ से क्वेश्चन बनना। तो ठीक है, फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर कौन सा है, सर्विसेज है। तो चलते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इंडिया फॉलोज इन्फ्लेशन टारगेटिंग ऑफ, हाँ जी, इंडिया जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग है, क्या टारगेट है हमारे इन्फ्लेशन का, मैक्सिमम और मिनिमम बताना है इसमें, ठीक है। मैक्सिमम कितना रहता है, मिनिमम कितना रहता है। ऑप्शन देख लेने, पूरा फैक्चुअल है, बहुत कॉमन है। तो सही आंसर क्या है इसका, दैट इज 6 एंड 2। मैक्सिमम कितना है, 6 है, और मिनिमम है 2। यानी कि इन्फ्लेशन जो है हमारी कंट्री में, इन्फ्लेशन रहनी चाहिए, मैक्सिमम जा सकती है 6% के तक, और जो मिनिमम जा सकती है वो जा सकती है 2% तक। ओके, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है। अगर मतलब 3 मंथ तक कंटिन्यू अगर बाहर चली जाए, क्या नाम, अगर हमारी जो इन्फ्लेशन है टारगेट से बाहर चली जाए, ऊपर नीचे हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हम द फेलिंग ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। और उसके लिए क्या करना पड़ता है, अगर ऐसा हो जाए तो आरबीआई को प्रॉपर रीजन बताना होता है, रिपोर्ट देनी होती है गवर्नमेंट को कि भी व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, क्यों टारगेट से बाहर जा रही है इन्फ्लेशन, विच इज 6 मैक्सिमम एंड 2 मिनिमम, राइट। ठीक है, अच्छा, और क्या देखो, इन्फ्लेशन टारगेटिंग, ठीक है, 6 एंड 2 हो गई, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। और क्या होता है इसमें, ठीक है। अच्छा, एक फैक्ट और है कि अभी क्या हुआ था कि कुछ टाइम पहले मैं जब न्यूज़पेपर पढ़ा था, तो कुछ टाइम उसमें हिंदू एनालिसिस में क्या था कि जो हमारे जो है जो फूड आइटम्स है ना, वोलेटाइल थिंग्स है, उनके क्या, फूड आइटम्स, बेसिकली फूड आइटम्स, यानी कि आपकी जो वेजिटेबल्स होगी, उनकी जो है हमारी जो इन्फ्लेशन थी वो 6% से अबव थी।
तो वो बहुत अब बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करा था। आरबीआई से इसके बारे में पूछा भी गया था हालांकि, बट जो ये फूड बेवरेजेस जितने भी होते हैं ये बहुत वॉलेटाइल होते हैं, तो इसलिए इन पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। बट अदर थिंग्स का अभी भी टारगेट के अंदर ही है, विच इज 6 मिनिमम 2। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? Which body recommend the distribution of taxes between center and state? ओके, ये किसका काम है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स का। बहुत इजी है, बहुत इजी है। तो जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स करता है, कौन करता है? वो करते हैं हमारे 5 साल में। क्या होता है देखो, याद रखने वाली बात क्या है, 5 साल में, हर 5 साल में एक फाइनेंस कमीशन बैठता है, ठीक है, फाइनेंस कमीशन बैठता है, ठीक है। तो कौन करता है? वो रेकमेंड करता है, वो करता है वर्टिकल डेवोल्यूशन, एक होता है हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन, टैक्स को डिलीवर करने के लिए बिटवीन द स्टेट, ठीक है। वर्टिकल कितना होता है? वर्टिकल निकालते हैं। देखो अभी लास्ट टाइम जब फाइनेंस कमीशन बैठा था तो उसने वर्टिकल जो डेवोल्यूशन रेकमेंड किया था गवर्नमेंट को, वो था 41%। दैट टोटल रिवेन्यू का जितना भी 41% है वो कितना, वो जाएगा स्टेट्स के लिए, और वो जाएगा स्टेट्स के लिए, ठीक है। बट अब क्या है कि सभी स्टेट्स के लिए इक्वली नहीं जाएगा। यहाँ पे आती है हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन। है हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन में क्या होता है कि स्टेट को ज्यादा जाता है कि स्टेट को कम जाता है। अब लाइक हमारे जो साउथर्न स्टेट है क्या है, दे आर मच डेवलप्ड, केरला तमिलनाडु तो काफी ज्यादा डेवलप्ड है। तो क्या है कि वहां पे उन्हें कम मिलता है, क्या मिलता है? कम फंड मिलता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस, तो कम टैक्सेस मिलता है। तो उसके ऊपर बहुत बड़ी डिबेट उठ गई थी कि भाई जो हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन है दैट देयर शुड बी पैरिटी होनी चाहिए, भाई डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए, पैरिटी होनी चाहिए, सभी को इक्वल मिलना चाहिए। क्योंकि बोलते जो हमारे ये टैक्सेस का जो यू नो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो हमारे टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो क्या होता है कि भी वी आर डूइंग गुड। आई थिंक जो केरला और तमिलनाडु के जो हमारे मुख्यमंत्री है, चीफ मिनिस्टर, उन्होंने क्या कहा था कि भाई वी आर डूइंग गुड एंड दिस इज द पनिशमेंट ऑफ डूइंग गुड। वो अच्छा कर रहे हैं, किस किस फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, उनकी पॉपुलेशन वो काफी ज्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशो ठीक बढ़ रहा है, एजुकेशन में आगे स्टेट है, उस हिसाब से उन्हें कम मिलता है। अब जैसे यूपी जैसा स्टेट, उनके पास बहुत सारी पॉपुलेशन है तो वहां पे ज्यादा मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ी डिबेट उठ गई थी। तो क्या देखो क्या बोला था मैंने कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन स्टेट्स कौन करता है, दैट इज डन बाय द फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन रेकमेंड करता है, 5 साल में बैठता है, 5 मेंबर बॉडी है, कीप इन माइंड 5 मेंबर बॉडी है। और सबसे बड़ी बात जानने वाली और समझने वाली बात यह है कि उनकी रिकमेंडेशन इज नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट पे उनकी रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। इजी है, पॉलिटी वाला थोड़ा सा टच है इसमें, बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कीप इन माइंड। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ओके, एस एल आर मीन्स, ओके व्हाट इज एस एल आर? बता सकते हैं मुझे आप लोग? एस एल आर होता है ना, एस एल आर क्या होता है? बेसिकली एक तरह का सिक्योरिटी मनी होता है जो बैंकों को अपने पास रखना होता है। आरबीआई मैंडेट करता है एनी बैंक को, कोई भी है, अपनी सिक्योरिटी के लिए, यानी कि अगर इन फ्यूचर अगर बैंक के पास पैसा नहीं होता है, क्राउडिंग आउट हो जाती है, यानी कि बहुत सारे, और यानी कि एक बैंक के पास एक जो है प्रॉपर फंडिंग अपने पास रखनी होती है, उसे बोलते हैं एस एल आर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, विच इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। क्या है? ऑप्शन ए है, 6 का आंसर तो ए है। बट ये एस एल आर होता क्या है? ये एस एल आर मेंटेन करनी पड़ती है हर बैंक को, ठीक है, माइंड रखना, हर बैंक को मेंटेन करनी पड़ती है ये एस एल आर, ठीक है। अगर ये बैंक एस एल आर मेंटेन नहीं करते तो उन बैंक से फाइन भी लगता है, ठीक है। और ये भी एक मॉनेटरी पॉलिसी का टूल है, क्यों? क्योंकि इसके थ्रू भी जो है गवर्नमेंट आरबीआई एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन कर सकती है। मतलब यानी कि अगर आरबीआई चाहे तो एस एल आर रेट को बढ़ा सकती है, एस एल आर थोड़ा बढ़ा दो, हो जाएगा ना, थोड़ा मतलब कंट्रोल पड़ जाएगा ना बैंक्स पे। तो ये भी एक मॉनेटरी पॉलिसी का टूल है। तो एस एल आर, ओके, ऑप्शन ए 6 का। चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर पॉवर्टी इन इंडिया? ओके, देखो ये बताइए यहाँ पे कमेटी, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर द, ठीक है, पॉवर्टी इन इंडिया। ओके, तो ये बताइए, हमारे पास कमिटीज, तेंदुलकर कमेटी, रंगराजन कमेटी और बोथ एंड नन। बेसिकली क्या हुआ था, जो पॉवर्टी मेजरमेंट के लिए सबसे पहले क्या हुआ था कि
हमारे ड्यूरिंग द आफ्टर और पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या हुआ था कि सबसे पहले हमारे पास कोई मेजरमेंट नहीं था पॉवर्टी को मेजर करने के लिए। फिर क्या होता है, फिर हमारे दादा भाई नौराजी है, दादा भाई नौराजी ही वॉज द फर्स्ट जिन्होंने कोशिश की थी, एफर्ट किए थे कि कुछ पॉवर्टी के लिए मेजरमेंट के लिए कुछ बनाया जाए। तो इन्होंने क्या बनाया था, उन्होंने बेसिकली किया था कि उन्होंने किया था एक कॉमन ह्यूमन बीइंग की लाइफ को और डाइट को किया था कंपेयर, किससे किया था, जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग से। कोई इंसान जेल में रह रहा है, जो डाइट उसे मिल रही है, ठीक है, जो इंसान जेल में रह रहा है, जो डाइट उसे मिल रही है, अगर कॉमन ह्यूमन को उससे कम डाइट मिल रही है तो ही कम्स अंडर द पॉवर्टी लाइन। सबसे पहले किसने किया था, दादा भाई नौराजी ने, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी कमेटी आई इसमें, जैसे कि आप बोल सकते हो इसमें आपकी अलग कमेटी आई उसके बाद, ठीक है। अलग कमेटी आई थी 1979 के करीब आई थी। फिर आती है इसमें हमारी लकड़ा वाला कमेटी आई थी 1993 में आई थी। और उसके बाद तेंदुलकर कमेटी आई थी, फिर रंगराजन कमेटी आई थी। तो जो ये आपकी अलग कमेटी है, उन्होंने लाई थी कैलोरीज इनटेक बेस्ड। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ग्राउंड क्या रखा था, कैलोरीज इनटेक रखा था। यानी कि अगर 2400 कैलोरीज नीचे अगर कोई ह्यूमन बींग रहा तो ही कम्स अंडर पॉवर्टी लाइन। और वैसे ही अगली दूसरी आई थी आपकी, जो क्या नाम, लकड़ा वाला कमेटी आई थी 1993 में। उन्होंने किया था कैलोरीज इनटेक के साथ उन्होंने फूड एंड शेल्टर्स को भी इसमें इंक्लूड कर दिया था। उसके बाद आई थी हमारी तेंदुलकर कमेटी। तेंदुलकर कमेटी ने क्या किया था, तेंदुलकर कमेटी करती है कि उन्होंने लाया था एक्सपेंडिचर मंथली पर कैपिटा, मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द पर्सन, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी रंगराजन कमेटी, और रंगराजन कमेटी भी क्या करती है, एक्सपेंडिचर रखती है, ठीक है, बेस। तो ये आई थी, कुछ कमिटीज आई थी जो पॉवर्टी लाइन को मेजरमेंट करने के लिए आई थी, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या है, दैट इज, दोनों आई थी। देखो तेंदुलकर कमेटी भी आई थी, बताया था ना मैं आपको, 2010 में आई थी। रंगराजन कमेटी भी आई थी, ठीक है। तेंदुलकर कमेटी भी आई थी, रंगराजन कमेटी भी आई थी पॉवर्टी की मेजरमेंट के लिए। तो ये आएगा आंसर सी हो जाएगा, बोथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 को हो जाएगा बोथ। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। विच रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू फ्रूट प्रोडक्शन। ओके, फ्रूट प्रोडक्शन कौन सा है, ग्रीन रेवोल्यूशन है क्या, देखो एलिमिनेशन नहीं, ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों नहीं है, क्योंकि आप लोगों को मालूम है ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों नहीं है, क्यों, क्योंकि ये था सीड्स के लिए था, बेसिकली ग्रेन्स के लिए था, फूड ग्रेन्स, व्हीट एंड ऑल, ठीक है। येलो रेवोल्यूशन किसके लिए होता है, ऑयल सीड ऑयल्स के लिए। और ब्लू रेवोल्यूशन होता है यानी कि मछली के उत्पादन के लिए हुआ था, ब्लू रेवोल्यूशन होता था, मछली हो गई और जितने भी हमारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनसे जो हमारे प्रोडक्शन होता है वो उसके लिए हुआ था, ठीक है, ब्लू रेवोल्यूशन। तो कौन सा बच गया इसमें फ्रूट प्रोडक्शन के लिए, सिर्फ और सिर्फ बचा गोल्डन रेवोल्यूशन। फ्रूट प्रोडक्शन के लिए कौन सा रेवोल्यूशन हुआ था, गोल्डन रेवोल्यूशन हुआ था, ठीक है। आपको सभी मैंने क्लियर कर दिया, ब्लू रेवोल्यूशन कर दिया। देखो ब्लू आप कैसे याद रख सकते हो, ब्लू रख सकते हो जैसे कि पानी, देखो पानी कलर कैसे होता है, ब्लू ब्लू होता है ना, ओशन कलर कैसे होता है, ब्लू ब्लू होता है। तो जो ओशन कलर ब्लू है तो आप रख सकते हो कि जो ब्लू रेवोल्यूशन है वो रिलेटेड है एक्वाटिक एनिमल्स से, ठीक है, थोड़ा याद रखना है, ठीक है। और येलो रेवोल्यूशन है, देखो जब ऑयल होता है कैसे होता है, वो ऑयल थोड़ा येलो येलो होता है, तो ऑयल रेवोल्यूशन के लिए येलो रख लो, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए तो कॉमन है, हिस्ट्री में था, ग्रीन रेवोल्यूशन फॉर फूड ग्रेन्स था, ठीक है। HYV सीड्स, हाई वेराइटी, HVY सीड्स, हाई वेराइटी यील्डिंग सीड्स आए थे ना, ठीक है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन था उसके लिए, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओके, विच इज गोल्डन रेवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं, ठीक है। व्हाट डज फिस्कल डेफिसिट रिप्रेजेंट। ओके, फिस्कल डेफिसिट क्या रिप्रेजेंट करती है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो ऑप्शन है ध्यान से देख लेने हैं, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिवेन्यू, ओके। ऑप्शन बी देख लो, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऑप्शन सी देख लो, आप ऑप्शन डी देख लो। देखो फिस्कल डेफिसिट कब होगा, सॉरी फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट को कब होगा, फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट को तब होगा जब उनका जो एक्सपेंडिचर है वो हो जाएगा ज्यादा उनके रिवेन्यू से। डेफिसिट मतलब घाटा। घाटा कब होगा आपको, यानी कि अगर आप खरीदी हो, मान के चलो आपकी अर्निंग है, आप महीने का कमा रहे हो 50 रुपया और स्पेंड कर रहे हो आप 70 रुपया, तो क्या हुआ, वो 20 रुपए का आपको डेफिसिट हो जाएगा, यानी कि 20 रुपए का घाटा हो जाएगा आपको, क्योंकि आपको और देना पड़ रहा है एक्स्ट्रा।
तो वो होता है डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट उसको कहते हैं, ठीक है। अब देखो देखो, ठीक है, क्या है इसका आंसर है, क्या हो जाएगा फिर, ए हो जाएगा, ठीक है। यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर, यानी टोटल एक्सपेंडिचर निकाला आपने, पहले 70 निकाला, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल दिया ना 70 का, 70 निकाला, ठीक है। अब 70 से आप अपना रिवेन्यू यानी कि आप अर्निंग अपनी माइनस करनी है इसमें, ठीक है। 50 से 50 को जब 70 को जब 50 से माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा, हमारा डेफिसिट निकलेगा। वैसे ही इस केस में है, टोटल एक्सपेंडिचर यानी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर करना है, टोटल रिवेन्यू करना है, उसमें से माइनस करना है, जो माइनस करके निकलेगा दैट वुड बी द फिस्कल डेफिसिट। ओके, तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसका सही आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, ए हो जाएगा। एक्सक्लूडिंग बोरोविंग्स, हाँ जी, तो ये देखो इसमें एक्सक्लूडिंग बोरोविंग्स इसमें नहीं आती है, ठीक है, ये भी देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 10, विच सेक्टर इज नोन एज द सनराइज सेक्टर इन इंडिया। अच्छा, सनराइज सेक्टर बहुत सारे हो सकते हैं इंडिया में, बहुत सारे हो सकते हैं सनराइज सेक्टर। तो आप सोचोगे कि फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। सनराइज सेक्टर बेसिकली क्या होता है, पहले आपको कंसेप्ट समझना चाहिए सनराइज सेक्टर होता क्या है। देखो, सनराइज सेक्टर्स ऐसे सेक्टर्स होते हैं जो अभी कंप्लीटली ग्रो नहीं हुए हैं। सनराइज यानी कि अभी वो ग्रो कर रहे हैं, दे आर ऑन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट, अभी तक उन्होंने पूरी तरह से ग्रो नहीं किया है। अब ऐसे सेक्टर्स कौन से हैं हमारे इंडिया में, टेक्सटाइल है, नहीं, टेक्सटाइल तो बहुत पहले से लेकर हमारे इंडिया में चल रहा है। मुंबई महाराष्ट्र में मिले, बहुत पुरानी पुरानी मिले वहां पे मिल जाती है, ठीक है। टेक्सटाइल इज नॉट अ सनराइज सेक्टर, क्यों, क्योंकि अभी तक वो तो डेवलप पहले हो चुका है और काफी पहले से है। तो अभी क्या हुआ, सनराइज सेक्टर में आएंगे जो अब डेवलप हो रहे हैं बट अभी तक अच्छे से डेवलप नहीं हुए हैं, ठीक है। शुरू तो हो गया डेवलप होना पर अभी तक अच्छे से नहीं हुए हैं, वो होते सनराइज सेक्टर। टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल नहीं है, ठीक है, टेक्सटाइल यानी कपड़े, ठीक है, ओके। तो ऑप्शन बी देखो, आईटी सेक्टर, आईटी सेक्टर हो सकता है। अभी अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर नहीं, एग्रीकल्चर तो हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं, एग्रीकल्चर कैसे, एग्रीकल्चर तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। सनराइज सेक्टर नहीं हो सकता है, टेक्सटाइल भी नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि काफी पहले से, ठीक है। माइनिंग, अरे माइनिंग कैसे होगा, हम तो काफी माइनिंग करते हैं, तो इसमें आईटी सेक्टर ही इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। आईटी सेक्टर में अभी हमें बहुत सारी जो अचीवमेंट लेनी है, हमारे पास इतना जो है हम स्किल्स नहीं है इतनी आईटी सेक्टर में, तो आईटी सेक्टर में डेवलपमेंट इज वेरी रियली क्रूशियल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस आर कंडक्टेड बाय। अच्छा, ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है, ओएमओज, मैंने पिछली वीडियो में बताया था आई थिंक ओएमओज के बारे में। ओएमओज ये टूल है, ठीक है, किसके टूल है, आरबीआई के, यानी कि आरबीआई सेंट्रल बैंक के टूल है, मॉनेटरी पॉलिसी के टूल है। ये टूल आरबीआई के है, इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, मार्केट में जो पैसा होता है उसे क्या करती है, गवर्नमेंट मार्केट से, बेसिकली आरबीआई मार्केट से पैसा लेती है, यानी कि लोगों से पैसा लेने की कोशिश करती है ओएमओ के अंदर। तो ये है टूल ऑफ आरबीआई। क्या होता है इसके अंदर कि आरबीआई क्या करती है, कोशिश करती है पैसे को लोगों से लेने में। अब आपको मैं समझाऊं, इजी वे में समझाऊं तो क्या है, देखो आरबीआई क्या करती है। अब जब बहुत सारी इन्फ्लेशन, मतलब यानी कि इन्फ्लेशन हो चुकी है मार्केट में, ठीक है, बहुत ज्यादा डिमांड हो चुकी है और डिमांड को पूरी करने के लिए उतनी सप्लाई नहीं है, तो इन्फ्लेशन होगी। अब इन्फ्लेशन हो चुकी है तो अब गवर्नमेंट क्या करे, आरबीआई क्या करेगी, ओपन मार्केट ऑपरेशन शुरू कर देगी, यानी कि अब वो करेगी लोगों से पैसा लेना वापस, ताकि उनकी डिमांड कम हो जाए। जब उनकी डिमांड कम हो जाएगी तभी तो इन्फ्लेशन कम होगी, ठीक है। इसलिए होते हैं ओएमओज, मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं टूल इनको, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी टूल बोल सकते हो आप, ठीक है। तो क्या होता है, अच्छा अब क्या होता है कि कैसे लेती है, अच्छा ठीक है। अब जो आरबीआई है वो ये सब प्रोसेस कैसे चलता है, देखो आरबीआई करेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को लेके आ जाएगी, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट में जो है सेल कर देगी, जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल कर देगी तो वहां से पैसा लोगों से आ जाएगा अपने पास, सारा पैसा लोगों से अपने पास ले लेंगे। गवर्नमेंट बॉन्ड बेच दिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच दी, तो ऐसे ऐसे करके क्या हुआ कि लोगों से पैसा ले लिया जाएगा, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स के थ्रू हो सकता है, कोई इंश्योरेंस हो सकती है, ताकि जिसमें लोग काफी इंडल्ज हो जाए, उनको थोड़ा लिक्विडेटिव रेट से दी तो फिर भी लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे या पैसा दे देंगे वापस आरबीआई को। कैसे देंगे, कुछ या तो बॉन्ड खरीद लेंगे, सिक्योरिटीज खरीद लेंगे, तो ये सब, तो ये होते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ठीक है।
मनी को लोगों से वापस लेना है, ओपन मार्केट ऑपरेशन विच इज OMOs। ठीक है, तो अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा, ओपन मार्केट में कंडक्टेड बाय, कौन कंडक्टेड करता है? RBI करता है OMOs। ठीक है, तो ठीक है, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विच इज RBI। ओपन मार्केट ऑपरेशंस इंडिया में कौन कंडक्ट करता है? RBI करता है। ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस आपको समझा दिया मैंने, यानी कि बहुत सिंपल वे में, जब RBI इन्फ्लेशन को रिड्यूस करना चाहता है तो क्या करते हैं? वो लोगों से पैसा लेते हैं अपने पास। कैसे लेते हैं? बाय सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बॉन्ड। ठीक है, ओके। और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड अच्छे इंटरेस्ट रेट पे दिए जाते हैं, तो एकदम मतलब लोगों से पैसा आ जाता है वापस RBI के पास। ये ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, विच मेजर्स रिफ्लेक्ट्स इनकम इनइक्वालिटी? ओके, इनकम जो सॉरी, क्वेश्चन नंबर 12, विच मेजर रिफ्लेक्ट्स इनकम इनइक्वालिटी? ओके, इसमें क्या दिया है? देखो, पूछा क्या गया है कि इनकम इनइक्वालिटी को मेजर करने के लिए इसमें से अब कौन सा टूल यूज करेंगे। ठीक है, तो GDP, CPI, STI, तीनों ही बिल्कुल, तीनों बोल सकते हो कि कट करने वाले ऑप्शन है। इसमें सही आंसर है ऑप्शन बी, गिनी कोएफिशिएंट। गिनी कोएफिशिएंट कैसे निकलता है? बताया आप लोगों को गिनी कोएफिशिएंट, व्हाट इज गिनी कोएफिशिएंट? ज्यादातर लोगों को गिनी कोएफिशिएंट शायद से मालूम नहीं है। तो गिनी कोएफिशिएंट क्या होता है? जब लॉरेंस कर्व होता है ना, एक लॉरेंस कर्व, देखो लॉरेंस कर्व कैसे होता है, वो कुछ होता है ऐसे। ठीक है, हेयर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक लाइन होती है ऐसे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द लाइन ऑफ इक्वालिटी। ओके, तो लाइन ऑफ इक्वालिटी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे होते हैं नंबरिंग इसमें, जैसे कि यहाँ दे देंगे, यहाँ दे देंगे और यहाँ दे देंगे। ठीक है, ये ऐसे। ठीक है, यहाँ पे होता है डाटा दिया हुआ, स्पेसिफिकली डाटा होता है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ क्या होगा? जो एक लाइन होगी यहाँ पे। ठीक है, अब तो अगर तो ये लाइन यहाँ से, देखो यहाँ से शुरू होगी, अगर तो ये लाइन ऐसे जाएगी। ठीक है ना? ये होती है लाइन ऑफ इक्वालिटी, लाइन ऑफ इक्वालिटी, और ये होती है लाइन ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है, क्योंकि लाइन ऑफ इनइक्वालिटी जो ये है ना, ये देखो ये वाला, अगर ये इसके नजदीक है, ये इसके नजदीक है। ठीक है, इसके नजदीक है अगर ये, तो मतलब कंट्री में इनइक्वालिटी है। ठीक है, और अगर जो ये लाइन है, अगर ये इसके पास है तो ये है इक्वालिटी। अगर हमारे केस में ये ऐसा है, ये कर्व हमारे इंडिया में ऐसे बनता है। ठीक है, जैसे मैंने बनाया सेम ऐसे ही बनता है, क्योंकि यहाँ हमारे इनइक्वालिटी इनकम में बहुत ज्यादा है। बहुत रेयर है किसी कंट्री में अगर ये बिल्कुल सीधा बने। अगर ये सीधा, अगर ये कर्व बिल्कुल सीधा बन जाए, दैट वुड बी द स्टेट ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी। तो स्टेट में, उस नेशन में परफेक्ट इक्वालिटी होगी। तो ये है हमारा लॉरेंस कर्व। तो इसको कैसे निकलते हैं? इसमें यानी अगर जीरो हो जाए, अगर ये मान के चलो, अगर गिनी कोएफिशिएंट हमारा जीरो हो जाए तो दैट वुड बी द कंप्लीट इक्वालिटी। ठीक है, अगर वन है तो कंप्लीट इनइक्वालिटी है। ठीक है, वन है तो कंप्लीट इनइक्वालिटी है, जीरो है तो कंप्लीट इक्वालिटी है। कीप इन माइंड। ओके, चलते क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। विच इन्फ्लेशन ऑकर्स ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट? अच्छा, अब देखो, जब प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती है तो इसमें ऐसी कौन सी मतलब इन्फ्लेशन जो है मतलब मार्केट में आ जाती है? किससे? इंक्रीज इन प्रोडक्शन। जब इंक्रीज इन प्रोडक्शन होता है, ठीक है, तो आप लोगों ने मुझे बताना है ये कि इंक्रीज इन प्रोडक्शन, ठीक है, कौन सी इन्फ्लेशन आएगी? ये प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी। देखो, तो जो इसका सही आंसर है वो पता क्या है? वो है हमारा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कंसेप्ट है, जो पूरा कंसेप्ट है, अगर आपने इकोनॉमी थोड़ी सी भी पहले पढ़ी है ना, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते। देखो कैसे, इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट, जब इंक्रीज हमारी मतलब जो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट है जब वो बढ़ेगी तो क्या होगा? यानी देखो, आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया, आपने बनना, यानी कि आपने बनाना है पेन। ठीक है, पेन बनाने के लिए रॉ मटेरियल लगता है नहीं लगता है? हर चीज बनाने के लिए रॉ मटेरियल लगता है। अब रॉ मटेरियल की कॉस्ट आती है बढ़, साथ में बढ़ती है लेबर कॉस्ट, साथ में बढ़ता है आपका रेंट, जहां पे आपने वो अपनी फैक्ट्री लगाई है। देखो, अब सारी क्या है? प्रोडक्शन कॉस्ट है, इनको सब प्रोडक्शन कॉस्ट बोलेंगे। लेबर कॉस्ट आ जाएगी, रॉ मटेरियल की कॉस्ट आ जाएगी, सभी प्रोडक्शन कॉस्ट है।
अब जब ये प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी, लेबर कॉस्ट बढ़ गई, यानी पहले आप 50 देते थे, अब 100 दे रहे हो बंदे को काम करने के लिए, तो ये सभी प्रोडक्शन कॉस्ट जब बढ़ जाएगी तो क्या होगा? अब मालिक है जो ओनर है वो तो सारा लॉस बेयर नहीं करेगा, ऐसे थोड़ी नहीं करेगा कि भाई ठीक है मैं अपनी तरफ से देता हूँ बट मैं पहले कॉस्ट। अब देखो सारी जो कॉस्ट है उनकी बढ़ाई है, यानी कि लेबर कॉस्ट बढ़ गई, आपका रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ गई, तो अब क्या हुआ कि जो जितनी भी कॉस्ट वहां बढ़ी है वो प्रोडक्ट पे जाएगी सीधा। अब जो ओनर है वो कहाँ से निकालेगा पैसा? वही तो प्रोडक्ट से निकालेगा, प्रोडक्ट बेच के। तो अब क्या करेगा? वो प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ा देगा, सिंपल है। और जब प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी तो क्या बढ़ेगा? महंगाई तो बढ़ेगी, और क्या बढ़ेगा? सिंपल है, कंसेप्ट है, कंप्लीट कंसेप्ट है। यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड, रटने की बात नहीं है, बस अंडरस्टैंड करना है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक है तो आप मॉक टेस्ट में भी काफी कुछ समझ जाएंगे, काफी कुछ समझ आएंगे। मैं आपको कंसेप्ट बिल्कुल बोलते हो ना कि साथ साथ में क्लियर कर दूंगा, इतने कंसेप्ट तो आपको ऐसे क्लियर कर दूंगा। अगर तुम्हें फुल फ्लैश वीडियो लाऊंगा तो आप लोग कंसेप्ट तो कंप्लीटली सॉल्व हो जाएंगे सारे। देखो फिर से एक बारी करते हैं, रिवाइज करते हैं, ठीक है। देखो क्या है, कैसे होगी इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट। अब देखो जब इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट होती है तो क्या होता है, यानी कि रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाएगी, लेबर कॉस्ट बढ़ जाएगी, आपका जो रेंट है वहां पे वो बढ़ जाएगा। तो क्या होगा जब वो कॉस्ट बढ़ेगी तो जो ओनर है, मालिक है, वो क्या करेगा? वो सारी कॉस्ट डाल देगा प्रोडक्ट पे, यानी कि पेन पे डाल देगा। ठीक है, आप पेन बना रहे तो आप पेन पे डाल दो, क्यों? क्योंकि मैं भी तो कहीं से अर्निंग कर, मेरी कोई जॉब नहीं लग रही है, मैं तो उससे अर्न कर रहा हूँ प्रोडक्ट से, तो मैं प्रोडक्ट पे अपनी सारी कॉस्ट डाल दूंगा। और प्रोडक्ट पे कॉस्ट चलेगी तो प्रोडक्ट की जो है प्राइस बढ़ जाएगा, और प्राइस बढ़ जाएगा तो क्या होगा? प्राइस बढ़ जाएगा तो महंगाई आ जाएगी, इन्फ्लेशन हो जाएगा। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई, तो कौन सी हुई? कॉस्ट पुश डिफ्लेशन। कॉस्ट करती है पुश इन्फ्लेशन को, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें कॉस्ट करी, जब कॉस्ट बढ़ाई लोगों ने तभी तो उसने पुश किया और इन्फ्लेशन बढ़ गई, तो ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 के उत्तर चलते हैं, ठीक है। विच प्लान इंट्रोड्यूस्ड ग्रीन रेवोल्यूशन? ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री का है, हिस्टोरिक इवेंट है ग्रीन रेवोल्यूशन। मोस्ट ऑफ यू गाइज हैव स्टडीड अबाउट ग्रीन रेवोल्यूशन की ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, कैसे था, किसने आया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंदिरा गांधी, बट थोड़े जो है एफर्ट स्टार्ट हो गए थे पहले ही, किसके टाइम में? लाल बहादुर शास्त्री के टाइम में हो चुके थे एफर्ट स्टार्ट। तो क्या है कि कौन से प्लान पूछा है, कौन से 5 ईयर प्लान में आया था? तो ये आया था हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान में, बी। ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, इतना कॉमन है आई थिंक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ओके ठीक है, तो अब है क्वेश्चन नंबर 15। with reference to inflation in India, consider the following statements. Okay, तो स्टेटमेंट पहले ध्यान से पढ़नी है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं क्या है। देखो स्टेटमेंट फर्स्ट है, कोर इन्फ्लेशन एक्सक्लूड्स फूड एंड फ्यूल प्राइसेस, सीपीआई इज यूज्ड by RBI for inflation targeting. Okay, WPI includes services. पूरा कंसेप्ट वाला ही क्वेश्चन है, अगर आप कंसेप्ट क्लियर है तो आई होप आप इसे जो है सॉल्व कर दोगे, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है। देखो कोर इन्फ्लेशन एक्सक्लूड्स फूड एंड फ्यूल प्राइसेस, क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। कोर इन्फ्लेशन क्या करता है? जो फूड एंड फ्यूल है उनको एक्सक्लूड करता है, ठीक है। देखो क्या होता है कि जो हमारी कोर इन्फ्लेशन है, ठीक है, कोर इन्फ्लेशन होती है बेसिकली, जो मेन इन्फ्लेशन होती है उसको कैसे मेजर करते हैं, ठीक है। सो जो मेजर करते हैं उसको मेजरमेंट करने के लिए हम क्या निकालते हैं? जो वॉलेटाइल थिंग्स होती है, यानी कि फूड एंड फ्यूल्स। अब देखो फूड और फ्यूल्स इसके प्राइसेस कैसे बढ़ते हैं? फटाफट बढ़ते हैं, फटाफट घट जाते हैं, वॉलेटाइल है बहुत ज्यादा। वॉलेटिलिटी जानते हो क्या होता है? ये सब इनके प्राइस जो है वॉलेटाइल है। फूड फ्यूल बेवरेजेस, इनके प्राइसेस बहुत वॉलेटाइल होते हैं मार्केट में, बढ़ते घटते एकदम से, जैसे कि सब्जियां होती है एकदम घटती बढ़ती है मार्केट में, ठीक है। फूड हो गया एंड फ्यूल हो गया, तो क्या है, तो इनको निकाल देते हैं किससे? कोर इन्फ्लेशन से। इसलिए मेजरमेंट करने के लिए निकालते हैं, ठीक है, ताकि इजीली मेजरमेंट हो जाए इन्फ्लेशन की, तो इसलिए बोलते हैं कोर इन्फ्लेशन से हटा देते हैं, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? पहली स्टेटमेंट हो जाएगी बिल्कुल सही, ठीक है, हो जाएगी सही। बताया मैंने आपको क्यों करते हैं ऐसा, क्या होता है, ठीक है। अब देखो सेकंड स्टेटमेंट, सीपीआई इज यूज बाय आरबीआई फॉर इन्फ्लेशन टारगेटिंग, ठीक है। अब देखो सीपीआई इज यूज बाय आरबीआई फॉर इन्फ्लेशन टारगेटिंग। सीपीआई क्या होता है? सीपीआई होता है
कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। क्या सीपीआई यूज करते हैं आरबीआई इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लिए? सही करता है, बिल्कुल करता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 2 भी से सॉरी स्टेटमेंट 2 भी सही हो जाएगी। सीपीआई इज यूज्ड बाय आरबीआई फॉर इन्फ्लेशन टारगेटिंग। ओके। और स्टेटमेंट 3 है गलत। देखो डब्ल्यूपीआई इंक्लूड सर्विसेज नहीं। डब्ल्यूपीआई यानी कि होल प्राइस इंडेक्स। होल प्राइस इंडेक्स तो क्या करता है? ये सर्विस को इंक्लूड नहीं करता है, इवन सर्विसेज को एक्सक्लूड करता है। जब डब्ल्यूपीआई मेजरमेंट किया जाता है तो उसमें सर्विस नहीं ली जाती है, ठीक है। सीपीआई में ली जाती है। कंज्यूमर प्राइस, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसमें सर्विसेज होती है हमारी, ठीक है। बट जो ये डब्ल्यूपीआई है ना, होलसेल प्राइस इंडेक्स है, इसमें क्या होता है? हमारी सर्विस नहीं ली जाती है, ठीक है। तो उसका सही आंसर क्या है? 1 और 2 स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज राइट एंड तो उसका सही जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए। ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। तो इसमें करेक्ट पूछा है ना, ये भी देख लेना है आपने। स्टेटमेंट में कई बार इसमें इनकरेक्ट भी पूछा होता है, तो इसमें करेक्ट पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा 1 एंड 2। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी? स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़े से टफ क्वेश्चंस माने जाते हैं, थोड़े से टफ होते हैं करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। तो इसमें क्या होता है, स्टेटमेंट आपको पूरी पढ़नी होती है, ठीक है। देखिए स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है? आरबीआई परचेजेस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है। इसमें पूछा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज मनी सप्लाई। अच्छा, मनी सप्लाई जो है इकोनॉमी में कौन इंक्रीज करेगा? क्या आरबीआई जब परचेज करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज तब होगी मनी सप्लाई? यस होगी, सही बात है, होगी। क्या होगा? जब आरबीआई परचेज करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कैसे? देखो आपको गवर्नमेंट ने क्या किया, देखो जब इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा थी, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि गवर्नमेंट ने सॉरी आरबीआई ने क्या किया कि बॉन्ड्स निकाले, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज निकाली और उसको लोगों को बेच दी और लोगों से पैसा ले लिया, जिससे डिमांड कम होगी और इन्फ्लेशन घट गई। अब क्या हुआ? अब क्या करना है? इंक्रीज मनी सप्लाई। अब मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है, ठीक है। तो अब क्या हुआ? आरबीआई क्या, अब आरबीआई जब करेगी, देखो आरबीआई करेगी परचेज। अब लोगों के पास दे दी हमने, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दे दी थी जब इन्फ्लेशन थी, ठीक है। अब हमने वापस पैसा डालना है इकोनॉमी में, तो कैसे करेंगे हम? जो हमने आरबीआई ने दी थी उनको सिक्योरिटीज दी थी, ठीक है, कुछ इंटरेस्ट रेट पे दी थी ना सिक्योरिटी। तो अब आरबीआई उसको लेगी वापस उनसे, उनको देगी पैसे। तो जब सिक्योरिटीज उनसे लेगी लोगों से तो उनको देगी पैसे, और जब पैसे देंगी उनको तो उनके पास पैसा आएगा और इकोनॉमी में पैसा आएगा। यानी कि आया समझ में? इकोनॉमी में पैसा आएगा, इसलिए इंक्रीज होगा मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी जब आरबीआई परचेज करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी। फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल क्लियर है, कंसेप्चुअली क्लियर है, ठीक है। अब सेकंड स्टेटमेंट, रिडक्शन इन सीआरआर। देखो सीआरआर पहले क्या होता है पता है आप लोगों को? सीआरआर होता है कैश रिजर्व रेशियो। अब कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो होता है एक अमाउंट होता है जो हर बैंक को अपने पास रखना होता है, ठीक है। रिजर्व रखना होता है कैश इन द केस ऑफ इमरजेंसी। आरबीआई मैंडेट करता है सभी बैंक्स को। सपोज एग्जांपल से समझते हैं एसबीआई, ठीक है। एसबीआई को किया मैंडेट आरबीआई ने कि यू हैव टू कीप 7% और 8% सीआरआर, ठीक है। 8% आपको सीआरआर मेंटेन करनी, यानी कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करनी है। तो अब क्या होता है, ठीक है। अब जब आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी लाती है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी लाती है, ठीक है, जब इन्फ्लेशन को घटाना होता है ना, तो क्या करता है आरबीआई? देखो जो आपकी रेपो रेट है उसको बढ़ा देगा, ठीक है। ये सब चीजें जो है मॉनेटरी पॉलिसी में, रिवर्स रेपो रेट हो गया और ये सब जो है आरबीआई बढ़ा देता है। तो उसमें से एक क्या है? सीआरआर भी एक है, ठीक है। सीआरआर भी एक मॉनेटरी पॉलिसी का टूल है। इसमें क्या करता है कि इसको आरबीआई सीआरआर की परसेंटेज को बढ़ा देता है। जैसे कि 7 से कर दिया 10%, अब 10% कर दिया। अब आरबीआई के पास मान के चलो पहले था 1 लाख, ठीक है, अब लैंड करने के लिए था 1 लाख। अब बोल दिया आरबीआई ने कि अब 10% आपको सीआरआर मेंटेन करना है। तो अब क्या बोला? 10%, अब उसको और रखना पड़ेगा,
तो 1 लाख से अब कम पैसा उसको लैंड करने के लिए एसबीआई के पास है। पहले 1 लाख लैंड कर सकता था, अब कम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको सीआरआर भी तो मेंटेन करना है ना। नहीं करेंगे तो आरबीआई फाइन लगाएगी। तो ये भी एक मॉनेटरी पॉलिसी का टूल है, मेंटेन करना पड़ेगा, जिससे अब लोगों के पास हाथ में पैसा कम जाएगा। ठीक है, ठीक है। अगर इंक्रीज करेंगे, ठीक है, अगर सीआर को इंक्रीज करेंगे तो लोगों के पास पैसा कम जाएगा। अब यहाँ क्या है, देखो इसमें कहा है रिडक्शन। जब रिडक्शन करेंगे हम सीआरआर में, यानी कि अब 7 से 5% लाएंगे, ठीक है। तो 5%, अब पहले 1 लाख था एसबीआई के पास, अब 5% कम कर दिया हमने, तो अब उसके पास और पैसे होंगे लैंड करने के लिए। अब वहां पे इतना मेंटेन का था, वहां से वो जो पैसा निकलेगा वो उधर लैंड करने के लिए चल जाएगा, और उसको एसबीआई लैंड कर देगी मनी पीपल्स को। तो उससे भी क्या होगा, मनी फ्लो बढ़ेगा इकोनॉमी में। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही हो जाएगी। ठीक है, अब थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, इंक्रीज इन रेपो रेट। अब देखो, रेपो रेट एक मॉनेटरी पॉलिसी का टूल है, आप सभी बच्चों को मालूम है। ठीक है, रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट इज द रेट ऑन विच सेंट्रल बैंक लैंड मनी टू द अदर बैंक्स। ठीक है, अगर रेपो रेट को इंक्रीज करेंगे तो क्या मनी सप्लाई बढ़ेगी? नहीं, इसका उल्टा होगा, मनी सप्लाई घटेगी। इन द मार्केट, इन द इकोनॉमी में मनी सप्लाई घट जाएगी, क्योंकि रेपो रेट तब बढ़ाई जाती है, तब इंक्रीज की जाती है जब आरबीआई को मार्केट से पैसा लेना होता है, या मार्केट में मनी का फ्लो कम करना होता है। राइट, तो इसका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इट वुड बी 1 and 2 ओनली, विच इज ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस। देखो, मैंने आपको कंसेप्चुअली पूरा ये क्वेश्चन सॉल्व करवाया है। सीआरआर मैंने आपको बताया क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कैसे परचेज कर रही है, आरबीआई क्या होता है, कैसे मनी फ्लो होता है, ये भी बताया कंसेप्चुअली। आप लोगों को ये जो है इसके तो नोट्स बना लेने हैं। और मैं मतलब आप लोगों को बोलता हूं कि आप लोग अगर मेरी क्लासेस को प्रॉपरली पूरे ध्यान से सुन रहे हो, अपने दिमाग लगा के सुन रहे हो, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है, गारंटी देता हूँ मैं आपको कि आपकी जो इकोनॉमी, आपके क्वेश्चन उसमें से गलत नहीं होंगे। मेरी गारंटी है। आप मुझसे एक बार पढ़ के देखो, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट लगा लो आप। मॉक टेस्ट में भी मैं आपको ऐसे कंसेप्ट क्लियर करवा दूंगा आप। तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, ठीक है। विच सिचुएशन बेस्ट रिप्रेजेंट्स डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट? ओके, देखो, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पिछले मॉक टेस्ट में भी, क्लास नंबर 1 में भी मैंने इसका जिक्र किया था। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है और कहाँ पे सबसे ज्यादा दिखी जाती है इन इंडिया में, ठीक है, कहाँ दिखी जाती सबसे ज्यादा, ये भी मैंने बताया था आपको। तो अच्छा, इसमें क्या कहा है कि विच सिचुएशन बेस्ट रिप्रेजेंट द डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। आई होप सो आपकी जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर होगा, क्योंकि मैंने क्लियर कर दिया है। जिसको क्लियर नहीं है वो पिछली वीडियो भी देख सकता है, ठीक है, क्योंकि मैं बार बार सेम सेम कंसेप्ट रिपीट नहीं करूंगा। तो ठीक है, अब क्या कहा है इसने, विच सिचुएशन बेस्ट रिप्रेजेंट डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, वर्कर्स इन फैक्ट्री लूजिंग जॉब्स, नहीं, क्योंकि आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप लोग इसको सही कर सकते हैं। सेकंड क्या है, मोर वर्कर्स एम्प्लॉयड देन एक्चुअली रिक्वायर्ड। यस, बिल्कुल परफेक्ट, दिस इज द वेरी वेरी मतलब प्रिसाइज इंफॉर्मेशन दी कि मोर वर्कर्स एम्प्लॉयड देन एक्चुअली रिक्वायर्ड। ठीक है, कि उतने पीपल्स की, उतने एम्प्लॉय की आवश्यकता नहीं है उस सेक्टर में जितने लोग वहां पे काम कर रहे हैं, जितने लोग एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी आती है 0। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, सी स्टेटमेंट वाइज नहीं था तो इसका आंसर करना इजी था। ठीक है, जब ये बिल्कुल सही है तो दूसरे बिल्कुल गलत हो जाएंगे, तो इसलिए हम इसमें देखेंगे ही नहीं। अच्छा, सीजनली वर्कर वर्किंग सीजनली, मैंने बताया था सीजनली क्या होता है, जिनको वर्क जो एम्प्लॉय रहते हैं सीजनली और सीजनली अनएम्प्लॉय रहते तो उसको क्या बोलते थे, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। याद है आप लोगों को, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मैंने बताया था। ठीक है, ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग में रिड्यूस इन्फ्लेशनरी प्रेशर। ठीक है, अब इसमें देखो क्या है, ये भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आपने पूरे देखने हैं। अब मैं आप लोगों को यही प्रेफर करूंगा कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन गलत हो जाते हैं एग्जाम में, प्रेशर बहुत होता है, टाइम कम होता है, तो बच्चे स्टेटमेंट पढ़ने में कई बार गलती कर देते हैं। देखिए क्या पढ़ना है, क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग में रिड्यूस इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स को क्या रिड्यूस करेगा, इंक्रीज इन रेपो रेट। अभी सारे
ऑप्शन पढ़ेंगे पहले, फिर देखेंगे, ठीक है। अब सेकंड ऑप्शन है रिडक्शन इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इंक्रीज इन टैक्सेस। अच्छा, तो इसमें से क्या पूछा है हमें कि जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है उसको क्या कम कर सकता है, जो भाई में रिड्यूस, ठीक है, में रिड्यूस इन्फ्लेशनरी प्रेशर। ओके, देखो जब हम इंक्रीज रेपो रेट करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी का टूल है, तो क्या होता है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर कम हो जाता है, मतलब इन्फ्लेशन थोड़ी कम हो जाती है, होती है कि नहीं होती है। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है, राइट हो जाएगा। तो अब देखो सेकंड, रिडक्शन इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। जब गवर्नमेंट अपनी गवर्नमेंट स्पेंडिंग जब कम करेगी तो क्या होगा, इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी कम होगा। कैसे होगा, देखो अब गवर्नमेंट क्या कर रही थी, एजुकेशन गवर्नमेंट फ्री प्रोवाइड करवा रही है, ठीक है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज फ्री प्रोवाइड करवा रही थी, ठीक है। अब क्या किया कि गवर्नमेंट ने अपनी स्पेंडिंग कम कर दी, यानी कि अब जो है इंसान को, कॉमन ह्यूमन बीइंग को क्या करना पड़ेगा, हेल्थ केयर के लिए अपनी जेब से पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। अब उनका जो पैसा था, जो डिमांड क्रिएट कर रहा था इकोनॉमी में, वो कहाँ पे, वो मुड़ गया हेल्थ केयर फैसिलिटीज, एजुकेशन पे। तो अब क्या है, अब वो डिमांड कम हो जाएगी, जिससे इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो रिडक्शन इन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग कैन रिड्यूस द इन्फ्लेशनरी प्रेशर। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगी। अच्छा, तीसरी स्टेटमेंट क्या है, इंक्रीज इन टैक्सेस। जब गवर्नमेंट टैक्स इंक्रीज करेगी तो क्या होगा, इन्फ्लेशनरी प्रेशर घटेगा कि बढ़ेगा। तो देखो अब तीसरी स्टेटमेंट क्या है, इंक्रीज इन टैक्सेस। अब देखो जब गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ाएगी तो लोगों के पास पैसा क्या होगा, लोग हेजिटेंट करेंगे कुछ परचेज करने के लिए। देखो टैक्स बढ़ गया, मान के चलो गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स बढ़ा दिया, तो लोगों की इनकम थोड़ी कम हो जाएगी, तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी कम हो जाएगा। आया समझ में, जब इंक्रीज टैक्सेशन होगी। अब देखो मान के चलो, अब जब किसी चीज की कमी होती है तो क्या होता है कि प्राइसेस बढ़ जाते हैं, जैसे कि अब ऑयल की कमी होती है तो क्या होता है कि ऑयल प्राइसेस बढ़ जाते हैं। वैसे ही सेम जब आप इंक्रीज टैक्सेस होंगे, यानी कि सपोज कोई एक पेन है, ठीक है, अब पेन पहले 5 का आता था, अब पेन थोड़े कम बचे हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, थोड़ा इस पर टैक्स लगाते हैं, ठीक है, थोड़ी जो डिमांड कम हो जाए और सप्लाई को मैच कर जाए, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उस पर टैक्स लगाएगी उस पेन पे। अब उस पेन पे जब टैक्स लगेगा तो अब हो गया 10 रुपए का। अब लोग हेजिटेट करेंगे उस पेन को खरीदने के लिए, क्योंकि अब 10 का हो चुका है, थोड़ी डिमांड कम हो जाएगी और सप्लाई को मैच करेगी, जिससे क्या होगा कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर हो जाएगा कम। तो थर्ड स्टेटमेंट वुड बी ऑल्सो द राइट स्टेटमेंट। तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएगी इसमें। तो इसका क्वेश्चन नंबर 18 क्या हो जाएगा, सी वुड बी द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं, ठीक है। विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑकर्स ड्यू टू इकोनॉमिक रिसेशन। ठीक है, अब इकोनॉमिक रिसेशन से क्या होता है, किस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट होती है, ठीक है। देखो फ्रिक्शनल होती है, साइक्लिकल होती है, स्ट्रक्चरल होती है, सीजनल होती है। जब इकोनॉमिक्स रिसेशन होता है तो कौन सी, देखो इकोनॉमी कैसे चलती है, साइकिल में चलती है, ठीक है। तो साइक्लिकल होती है हमारी अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो कैसे अनएम्प्लॉयमेंट होगी, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। समझना है कंसेप्चुअली, हमें अपने कंसेप्ट क्लियर करने दो। देखो अब मैं आपको कंसेप्चुअली बताऊंगा कैसे साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है और इकोनॉमिक रिसेशन में उस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होती है। देखो इकोनॉमी चलती है एक साइकिल में, ठीक है। सबसे पहले जाएगी, देखो राइज करेगी इकोनॉमी, ठीक है, फिर एक पीक पे जाएगी और फिर वहां से फॉल होगी आराम आराम से, ठीक है। साइकिल नीचे आ रही है, अब नीचे आ रही है, क्या हुआ, जब तो ऊपर जा रही तो क्या एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही थी, अब क्या है इकोनॉमी नीचे गिर रही है, तो क्या होगा कि लोग, अब मान के चलो कोई ओनर्स है, वो अपने वर्कर्स को ले ऑफ कर देंगे, वो उन्हें जॉब से निकाल देंगे, क्योंकि उनके पास उतना पैसा ही नहीं है, इकोनॉमी गिर रही है, माया ने चलो अब डिमांड ही नहीं है मार्केट में। तो अब मान के चलो, देखो सपोज, ठीक है, मैं एक पेन की फैक्ट्री है मेरे पास, ठीक है, आई एम द ओनर ऑफ पेन फैक्ट्री, ठीक है। अब सब कुछ बढ़िया डिमांड थी तो मैंने अच्छा वर्कर को रखा, ठीक है, बढ़िया डिमांड है मार्केट में, ठीक है, ठीक है, पीक पे गई, अब बढ़िया डिमांड थी, अब घटने लगी, अब डिमांड थोड़ी कम होने लगी मार्केट में। अब मेरे पास 4 बंदे थे जो पेन बना रहे थे। अब मैंने बोला कि 4 बंदों की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि अब पेन कम बनाने हैं, इतनी डिमांड है नहीं इकोनॉमी में। तो मैंने क्या किया, 2 बंदों को निकाल दिया, ठीक है, 2 बंदों को मैंने निकाल दिया। अब क्या बचे, 2 इंसान बचे मेरे पास, और 2 इंसान ये, ठीक है। तो क्या हुआ, अब साइकिल करो, 2 जो इंसान बचे
और जो 2 अनएम्प्लॉयड हो गए तो वो क्या हो गए, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट होगी। क्यों? क्योंकि साइक्लिकली अनएम्प्लॉयड हो गए, इकोनॉमी गिरी, रिसेशन हुआ, ड्रॉप में पहुंची, तो क्या हुआ कि 2 मुझे मैंने ले ऑफ किए, तो वो क्या हुआ बेसिकली, वो अनएम्प्लॉयड हुए। कैसे हुए? साइक्लिकली हुए ना। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी साइकिल में चल रही थी, और साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट तब हुई वो, ठीक है, इसलिए बोलते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। आई थिंक आपका ये कंसेप्ट भी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। साइक्लिकल व्हाट इज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। अच्छा, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल मैंने आपको बताया था, मैं आपको और नहीं बताऊंगा। अगर आपने देखना है तो आप प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हो, ठीक है, मैं कमेंट बॉक्स में उसका डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, ठीक है, ठीक है, तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आपने वहां से देख लेना है, क्योंकि मैं बार बार चीजों को रिपीट नहीं करूंगा, इससे बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है। तो देखो, अब स्ट्रक्चरल, थोड़ा सा स्ट्रक्चरल आपको मैं बताता हूँ। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट पता क्या होती है? इंडिया में ज्यादातर हमारे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट ही है। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट होती है जिसमें होता है स्किल मिसमैच। आया समझ में? स्किल मिसमैच यानी कि आज की डेट में देखो ना, तो ज्यादातर जॉब जो मार्केट में है वो है एआई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, बट हमारी जो एजुकेशन है वो किस पे फोकस करवाती है? वो करवा रही है हमें हिस्ट्री हो गया, अदर थिंग्स हो गए। मतलब वो इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं कह रहा कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमें साथ साथ में हमें उन फील्ड को भी टच करना चाहिए। तो क्या हुआ कि स्किल मिसमैच हो जाती है, बच्चों को वैसी स्किल नहीं मिल पाती है, और जिसकी जरूरत है मार्केट में जरूरत है एआई रोबोटिक्स की, और बच्चों को स्किल्स नहीं मिल पाती है, तो इसलिए क्या होता है, स्किल मिसमैच हो जाता है। और स्किल मिसमैच की वजह से क्या होता है, उनको जॉब नहीं मिल पाती है, और उस तरह की जॉब ना मिलने को बोलेंगे हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट भी एक बहुत इजी सा कंसेप्ट है, आपको ब्रीफ में समझाता हूँ, ठीक है। देखो क्या होता है, मैं किसी सपोज, ठीक है, मैं किसी कंपनी में काम कर रहा था। अब क्या हुआ कि मुझे उस कंपनी ने निकाल दिया, है ना, मेरे पास स्किल है ना, ध्यान रखना, मेरे पास स्किल है, बट मुझे उस कंपनी ने भी निकाल दिया, क्योंकि उन्हें शायद जरूरत नहीं होगी, कुछ अपने रीजन हो गए उनके, उन्होंने मुझे निकाल दिया। अब क्या होगा, अब मैं दूसरी कंपनी में अप्लाई करूंगा, पर जब तक मैंने दूसरी कंपनी में अप्लाई नहीं किया, या दूसरी कंपनी में मुझे जॉब नहीं मिली, तब तक के लिए तो मैं अनएम्प्लॉयड हूं। तो उस सीजन को बोलेंगे हम फ्रिक्शनल। तो जो उस सीजन में हम अनएम्प्लॉयड रहेंगे ना, उसको बोलेंगे हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। यानी कि मेरे पास स्किल तो है, बट अभी मैं अनएम्प्लॉयड हूं, क्योंकि मुझे अभी निकाला था, और वो भी एक बीच का ना टाइम होता है, टाइम पीरियड होता है, ठीक है, उसको बोलेंगे बेसिकली फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल मैंने आपको बता दिया, सीजनल आपको मैंने पहली वीडियो में बताया था, और साइक्लिकल मैंने आपको अभी इस वीडियो में बता दिया, ठीक है। कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, तो ठीक है, यही था, है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज इज यूज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन? देखो, अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। इन्फ्लेशन से बहुत सारे क्वेश्चन बने, इन्फ्लेशन आपने अपना क्लियर कर देना है, ठीक है। तो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज इज यूज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कौन सी पॉलिसीज यूज की जाती है? क्या एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी यूज करेंगे? नहीं। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी कब यूज की जाती है? तब की जाती है जब गवर्नमेंट को क्या करना होता है, इकोनॉमी को किक स्टार्ट करना होता है। यानी आया समझ में कि एक बार फिर से स्टार्ट करना है, तो ज्यादा पैसा गवर्नमेंट डालती है इकोनॉमी में, किक स्टार्ट करना होता है, इसलिए करते हैं एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसीज। लोगों को पैसा देते हैं, यानी कि उनसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदते हैं, वेरियस टैक्सेशन कम हो जाती है, तो मतलब डिमांड बढ़ाने के लिए होती है, ठीक है, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। तो ये तो नहीं होगा, ठीक है, ये तो आप बिल्कुल ही गलत कर दो। मुझे पहला ऑप्शन दिखा मैंने, इसलिए पहला ही गलत कर दिया। अब देखो, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, देखो कंट्रोल इन्फ्लेशन करनी है तो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसीज इंपॉर्टेंट। तो क्या होगा इसका? बी वुड बी द राइट आंसर। मैं अब सी और डी बचे, चलो सी और डी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, नहीं, ये तो फिर से एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी हो गई, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। टैक्स कट्स भी नहीं होगा, ठीक है। अगर टैक्स कट होंगे तो क्या होगा, लोगों के पास डिमांड बढ़ जाएगी ना, तो भी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी हो जाएगी। बट हमें क्या है, हमें तो कंट्रोल इन्फ्लेशन करनी है, ठीक है। तो क्या होगा इसका? कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी वुड बी द राइट आंसर। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चंस।
जो हमने फुली कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ क्लियर किए, अच्छे से सॉल्व किए। आपको मैंने बताया क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, एवरीथिंग, और मैंने आपको कुछ कंसेप्ट भी क्लियर करवाए हैं। आई होप सो आपने उनके नोट्स भी बनाए होंगे, और कुछ अगली जो वीडियोस आएगी इकोनॉमी मॉक टेस्ट की, उन पे भी वीडियोस आएगी, तो आप लोगों ने वो क्लियर कर लेने हैं, अपने नोट्स अच्छे से बना लेने हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस, और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि ऐसे ही मॉक टेस्ट अभी आने वाले हैं। फ्यूचर में हम इसकी सीरीज पूरी करेंगे। थैंक यू।